Thank you for connecting with Inclusive Teaching Zone. हेलो एवरीवन, इंक्लूसिव टीचिंग जोन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से लेकर 32 तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 36 से लेकर 62 तक देखेंगे और यह जो वीडियो होगा यह क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यदि भाग 3 पूछ दे तो 12 से लेकर 35 तक में है। यदि भाग 2 पूछ दे यानी नागरिकता तो 5 से लेकर 11 तक में है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है। और भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। यह राज्य के नैतिक दायित्व पर यह राज्य का नैतिक दायित्व बनता है कि वह इसे लागू करे, लेकिन इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अनुच्छेद शुरू होता है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो इस अनुच्छेद में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना सरकार का नैतिक दायित्व है, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी लिखे हैं, उसका लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 38 में क्या है? तो अनुच्छेद 38 में क्या है देख लीजिए। अनुच्छेद 38 में यह अनुच्छेद राज्य के लिए यह निर्देश देता है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करेगा। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा करेगा और उसमें वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 39 के क। अनुच्छेद 39 जो है यह 3 पार्ट में बटा हुआ है, क ख ग में। तो 39 के क में क्या है? 39 के क में है निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? यह दोनों पॉइंट अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि निःशुल्क विधिक सहायता तो 39 का क, यदि पूछ ले समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान तब भी 39 का क। तो 39 के क में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है 39 के क में। 39 के ख में क्या है? 39 के ख में है कि भौतिक संपत्ति का विभाजन इस प्रकार से हो कि इसमें सामूहिक हित सही तरीके से पालन हो सके, यानी सामूहिक भलाई जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से संपत्ति का विभाजन हो। अनुच्छेद 39 के ग में क्या है? अनुच्छेद 39 के ग में है कि धन का समान वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इस प्रकार से हम 39 का तीनों पार्ट देख लिए। 39 के क में है निःशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क, तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी 39 के क में ही है। ख में है भौतिक संपत्ति का विभाजन इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सही तरीके से पालन हो सके, यानी भौतिक संपत्ति जो है उसको इस प्रकार से विभाजन हो ताकि उसमें सबका ध्यान रखा जा सके। अनुच्छेद 39 के ग में है धन का समान वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस प्रकार से हम तीनों देख लिए। अब अनुच्छेद 40 पे आते हैं। अनुच्छेद 40 में है कि पंचायती राज का गठन, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि पंचायती राज का गठन। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में क्या है देख लेंगे क्या है। कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है।
कुछ दशा में काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 41 भी हो गया। इसमें कहता है कि राज्य अपना आर्थिक क्षमता के भीतर रहते हुए काम पाने, शिक्षा पाने एवं लोक सहायता पाने के नागरिकों के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हम देख लिए अनुच्छेद 41 क्या है। इसमें कुछ दशा में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब अनुच्छेद 42 देखेंगे। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो इस अनुच्छेद में राज्य काम की न्याय संगत दशाओं का निर्माण सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अभी आप देखते होंगे किसी भी महिला का लड़का या लड़की होता है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा कुछ रकम दिया जाता है, तो वह अनुच्छेद 42 के तहत ही प्रसूति सहायता दिया जाता है। आपसे पूछ देगा कि प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 43 देखेंगे। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो अनुच्छेद 43 में है कि इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य जनता के लिए न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास करेगा, साथ ही कुटीर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देगा। तो न्यूनतम मजदूरी यानी उसका जो वेज होगा, मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी होगा वह राज्य फिक्स करे तथा कुटीर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 43 भी देख लिया। अब अनुच्छेद 43 के ए, तो अनुच्छेद के 43 के ए में है कि इस अनुच्छेद में सभी उद्योग में कर्मकारों की भूमिका प्रबंध में सुनिश्चित करने की बात कही गई है। यानी इसमें लेबर का जो भूमिका हो उसको फिक्स करने का बात कहा गया है। किस अनुच्छेद में, 43 के ए में। अब नेक्स्ट देखेंगे 44। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो इस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड तैयार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। तो भारत सभी के लिए समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में क्या है, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। यानी 6 वर्ष तक, जब बच्चा 6 वर्ष तक का हो तब तक के लिए राज्य उसके शिक्षा का देने का प्रावधान करेगा। यानी 6 वर्ष से पहले 6 वर्ष तक के लिए है यह। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। इस दोनों अनुच्छेद को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद है 46। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। तो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगा। कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है, राज्य एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में है कि राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पोषाहार एवं जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। क्या है अनुच्छेद 47 में कि यह अनुच्छेद राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पोषाहार एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर कोई भी राज्य सरकार मादक पदार्थों और हानिकारक औषधियों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। जैसे आप सब जानते हो कि बिहार में अभी शराबबंदी है, तो शराबबंदी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार लगाती है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अनुच्छेद 47 शराबबंदी, अनुच्छेद 47। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 यानी 48। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा पशुओं की सुरक्षा करेगा। देखिए इस अनुच्छेद में क्या सब दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 में है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसमें
गायों, बछड़ों तथा दुधारू पशुओं एवं भार ढोने वाले पशुओं की सुरक्षा एवं उसकी नस्ल की रक्षा के लिए इनके वध को प्रतिबंधित कर सकेगा। यानी गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत लगता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 में क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा पशुओं की सुरक्षा करेगा। कौन सा पशु का सुरक्षा करेगा? जैसे गाय, बछड़ा तथा दुधारू पशु एवं भार ढोने वाले पशु का। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 48 भी हम देख लिए। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? अनुच्छेद 49 में है राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा, यानी उसका सुरक्षा देगा। आप सभी जानते होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, जो अभी कुछ साल पहले कहाँ बना है? गुजरात में बना है। तो उसका संरक्षण देने का काम किसका होगा? तो गुजरात सरकार का होगा। तो स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। अब अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। राज्य क्या है? न्यायपालिका यानी जुडिशरी, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, दोनों को अलग अलग करेगा। पृथक करना मतलब अलग करना, सेपरेट करना होता है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि कौन करेगा? राज्य। आपको बता दें कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है यह राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, और यह पालन करना राज्य का नैतिक दायित्व है। लेकिन वह पालन करता है या नहीं करता है, इसे न्यायालय के द्वारा जबरदस्ती पालन नहीं करवाया जा सकता है। इतना आप बात ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 में है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, उसी प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 4 के क में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप ध्यान में रखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा गया है एग्जाम में कि अनुच्छेद 51 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपसे भाग पूछे तो भाग 4 के क हो गया, अनुच्छेद पूछे तो 51 का क हो गया। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग कितना में है? तो 4 के क में है। आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य? तो 51 के क में है। किस भाग में है? तो 4 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये डबल SS जो लिखा हुआ है यानी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम भाग 4 का जितना भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था उसे देख लिए। आप 1-2 बार वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा निश्चित रूप से। अब भाग 5 में हम प्रवेश करेंगे। भाग 5 में आज हम भाग 5 का कुछ ही अनुच्छेद देखेंगे जो केवल और केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, यानी 52 से लेकर 62 तक में। तो यहाँ से क्वेश्चन भाग 5 का शुरू होता है। भारतीय संविधान में 22 भाग है। अभी हम भाग 5 में ही पहुँचे हैं, तो समझ सकते हैं कि अब कितना अभी बचा हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में है संघ यानी यूनियन के बारे में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। यानी 52 से शुरू करना है
और लास्ट में 151 तक जाना है, यानी 52 से 152 न होकर 151 तक है, एक घटा के 52 से शुरू करना है और 151 तक। भाग 5 में क्या है, संघ है। अब देखिए अनुच्छेद, राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद शुरू हो जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद बराबर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप 10 अनुच्छेद है टोटल राष्ट्रपति से रिलेटेड, 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति और 62 तक में राष्ट्रपति का सब कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में है कि अनुच्छेद 52 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में है कि इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति देश के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो आप सभी जानते हैं ही होंगे कि कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन है, राष्ट्रपति विद्यमान है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा तथा राष्ट्रपति जो होंगे वह देश के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होंगे। तो इस प्रकार से 52 और 53 देख लिए। 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, हम क्वेश्चन के रूप में आप देख लेंगे, सब क्वेश्चन के रूप में ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ से सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ध्यान में रखेंगे सभी सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली तथा पांडिचेरी दोनों यह संघ शासित प्रदेश है, तो दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों संसद में आ गए। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान में रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के कौन निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो यह 70वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग लेने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पांडिचेरी को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है अभी तक। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय विधि द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय विधि द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। तो देख लिए यह क्वेश्चन कि अनुच्छेद 55 में क्या है। तो अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, यानी प्रतिनिधि की चर्चा है। अनुच्छेद 55 में क्या है, तरीका का चर्चा है कि कैसा होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय विधि द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है,
तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य एक ही तरीके से निकाला जाता है। क्या होता है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य एक ही तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। ऊपर में देख लिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य एक ही तरीका से निकाला जाता है। तो मत मूल्य कैसे निकाला जाता है विधानसभा सदस्यों का, तो विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है, और जो संख्या आता है पुनः उसे 1000 से भाग दिया जाता है, या तो आप चाहें तो 1/1000 से गुना भी कर सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। तो आपसे पूछ देगा कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो राज्य की जनसंख्या में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है गुने 1/1000, या नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भागा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 56 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 देख लिए, अनुच्छेद 54 देख लिए, अनुच्छेद 55 देख लिए, अनुच्छेद 52 पहले देखे थे। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 क्या है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 क्या है, अनुच्छेद 55 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया कैसा होगा। अब अनुच्छेद 56 देखेंगे कि अनुच्छेद 56 में क्या है, तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा की गई है। इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो राष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहते हैं भारत में, तो भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, जब तक कि उनका निधन न हो जाए या वे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र न सौंप दें या उन पर महाभियोग द्वारा हटाया ना जाए, तभी वो 5 वर्ष रह सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 56 में देख लेते हैं। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद की अवधि की चर्चा की गई है। तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं। संविधान की मर्यादा के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना पद अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तो ये सब पॉइंट अनुच्छेद 56 के अंतर्गत ही आता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 57 में क्या है, तो अनुच्छेद 57 देख लेते हैं क्या है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का हकदार होगा, यानी फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए आप खड़ा हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक बार राष्ट्रपति है, जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी, इनको मन होता है कि एक बार और राष्ट्रपति बन जाए, तो एक बार और बन सकते हैं ये राष्ट्रपति, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए वो हकदार होंगे। तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में है कि इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का हकदार होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो इस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद क्या है, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यह 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 58 में क्या है, तो अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है। इस अनुच्छेद में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यह 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति की योग्यता के लिए। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 59। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 59 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्त का निर्धारण किया गया है। आपसे पूछे योग्यता का निर्धारण
तो अनुच्छेद 58। शर्त का निर्धारण तो अनुच्छेद 59। क्या सब शर्त है? इसमें कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का निर्धारण किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 59 में, कि किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर इनमें से कोई राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तब उसी दिन से उसकी संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। तो यानी संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य है जो राष्ट्रपति पद के लिए यदि निर्वाचित होता है तो उसका विधानसभा या संसद का सदस्यता रद्द हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद अवधि में मिलने वाले वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो यह 3 पॉइंट था। शर्त का निर्धारण अनुच्छेद 59। शर्तों का निर्धारण कितना है? अनुच्छेद 59। योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन का अधिकार है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति पद की अवधि की चर्चा है। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का है। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा उसके बारे में है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में है कि कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार से अभी हम 52 से लेकर 59 तक अनुच्छेद देख लिए हैं। अब अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? कि अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 इसमें यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति के शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे यानी उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति संविधान तथा विधि की रक्षा एवं कल्याण और सेवा भाव का शपथ लेते हैं। किस चीज का शपथ लेते हैं? संविधान तथा विधि की रक्षा एवं कल्याण और सेवा भाव की शपथ लेते हैं। तो पूछ दे कि राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और पूछे कि यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तब कौन शपथ दिलाएंगे? तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो अनुच्छेद 61 में है कि इसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है बशर्ते कि उस सदन के 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य सहमत हो। और महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना यानी लिखित रूप में उसको सूचना दिया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 61 भी देख लिए। महाभियोग, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। पूछ देगा कि महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य है? तो 14 दिन पहले। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू की जा सकती है? लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी सदन से? इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है बशर्ते उस सदन का 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य सहमत हो उस प्रस्ताव से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 62 में क्या है? तो अनुच्छेद 62 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति पद के लिए रिक्ति भरने के संबंध में व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो कोई नया राष्ट्रपति बनेंगे ना, तो उनको रिक्ति भरने के संबंध में है कि
राष्ट्रपति पद के रिक्ति भरने के संबंध में व्यवस्था। अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के संबंध में है। राष्ट्रपति की पद अवधि समाप्त होने से पहले ही इसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन करा लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के चलते अगर पद खाली होता है तब 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लिया जाएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रहेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वह कहाँ सॉल्व होगा? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में ही सॉल्व हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी अनुच्छेद देख लिए जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड था। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 52 से लेकर 62 तक। तो अनुच्छेद इसको हम रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ फिर रिवाइज कर लेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पहले। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से पहले बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? मतलब 1 महीना में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम एकदम बहुत ही फास्ट में देख लेंगे, उसका रिवाइज कर लेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यह प्रक्रिया होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय विधि द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से हो जाएगा। अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब यह हुआ कि आप किसी एमएलए या एमपी को चुनते हैं और वो एमएलए और एमपी चुनेंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो यह अप्रत्यक्ष हो गया, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में डायरेक्ट लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेंगे। अनुच्छेद 55 देख लिया। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में क्या है? इसमें है राष्ट्रपति पद के लिए अवधि की चर्चा किया गया। राष्ट्रपति पद की अवधि कितना में है? अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति पद की अवधि। अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का हकदार है, यानी वह पुनर्निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 59 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। कितना में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के संबंध में। तो इस प्रकार से हम सभी अनुच्छेद देख लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।